तरंग के बारे में पढ़ रहे थे। तरंग जो है सबसे अधिक किसका होता है, रेडियो का होता है, और सबसे कम किसका होता है, गामा का। अब इसमें दो तीन डिफरेंस है। देखिए, एक तरंग दैर्घ्य होता है, एक आवृत्ति और एक ऊर्जा होता है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या है, इसके बारे में जानिए। अगर तरंग दैर्घ्य इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी, ठीक ना। अगर तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम होगी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। अगर ये मान लीजिए अगर बढ़ 2 बढ़ के 4 हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा, अगर ये घटा तो ये बढ़ेगा, उल्टा चलता है। अगर ये मार खाया तो ये नहीं खाएगा, और ये खाया तो ये नहीं खाएगा, उल्टा चलता है। देखिए, अगर तरंग दैर्घ्य यहाँ पे देखिए बढ़ गई तो आवृत्ति क्या हो गई, घट गई। आवृत्ति के साथ साथ ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब कि तरंग दैर्घ्य अगर घटा तो आवृत्ति ऊर्जा दोनों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ा तो आवृत्ति और ऊर्जा दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक ना। तरंग दैर्घ्य को डेल्टा से, आवृत्ति को सिग्मा से, और ऊर्जा को ई से सूचित करते हैं, ठीक ना। हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद तरंग दैर्घ्य के बारे में पढ़े, आवृत्ति और ऊर्जा क्या पढ़े थे। तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर तरंग दैर्घ्य कम हुआ तो ये दोनों बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, रेडियो के बारे में पढ़ते हैं। अधिक और कम के बारे में जानना है तो रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक होती है। जानते हैं ना, रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ऊपर में था तो सबसे अधिक। अगर ये अधिक हुआ तो आवृत्ति और ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है, रेडियो तरंगों की ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, सबसे कम होती है, ठीक ना। अगर गामा का बात करें तो गामा का तरंग दैर्घ्य क्या था, सबसे कम था। गामा तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगर तरंग दैर्घ्य क्या हो गई, कम, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, अधिक, ठीक ना। तो गामा तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, गामा तरंगों की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ऑटोमेटिक है, ये अगर बढ़ा तो ये दोनों कम, ये अगर घटा तो ये दोनों बढ़ जाएगा, सिंपल सा। पहले पढ़े थे तरंग कितने होते हैं, तो तरंग कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक ना। रेडियो तरंग ये वो पढ़ा है। उसके बाद तरंग के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तरंग के प्रकार मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तरंगों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या पूछा जा सकता है, तरंगों के कितने प्रकार होते हैं, तरंगों के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, ठीक ना। पहला का नाम होता है यांत्रिक तरंग। कौन सा तरंग, यांत्रिक तरंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव, ठीक ना। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थर्ड 3 होता है, थर्ड नंबर पदार्थ तरंग। तीसरा होता है पदार्थ तरंग, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेटर वेव, ठीक ना। अब देखिए, सबसे पहला यांत्रिक तरंग, तो यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ते हैं। यांत्रिक तरंग के बारे में, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये यांत्रिक तरंग क्या होता है, पहले ये बताइए। यांत्रिक तरंग उसको कहते हैं जिसको चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता चाहिए। माध्यम की आवश्यकता मतलब कि अगर मान लीजिए, जैसे हम उदाहरण में लेते हैं ध्वनि तरंग, ध्वनि जो उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न, कभी हाथ से कटोरा अगर गिर जाए तो जब तक एयर में रहता है, हम क्या बोले हैं, माध्यम की आवश्यकता होती है। एयर में है तब तक वो आवाज नहीं करती है। अगर जमीन से टकराए तो क्या हुआ, हवा से नीचे टकरा, माध्यम क्या हुआ, चेंज हुआ। जब माध्यम चेंज हुआ तो इसीलिए बोला जाता है यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक ना। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि किसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर थोड़ा सा घुमा दे, क्या पूछेगा, किसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किस तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो कौन सी तरंग, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। 2 ऑब्जेक्टिव निकलता है। उसके बाद उदाहरण में ध्वनि तरंग बता दिए, भूकंप वाली तरंग,
भूकंप वाली तरंग को इंग्लिश में कहते हैं सिस्मेटिक वेव, ठीक ना। इसको भी चलने के लिए किसी की जरूरत होती है, तो माध्यम की जरूरत होती है। जिस तरह से पेट को चलने के लिए खाना जरूरत, उसी तरह यांत्रिक तरंग को चलने के लिए क्या जरूरत है, माध्यम की जरूरत है, ठीक ना। एक ऑब्जेक्टिव और बनता है, ध्यान में रखना है। पानी के धरातल पर, बचपन में खेले गिट्टी लेके पानी पे मारे, तो उस पानी के धरातल पे जो पानी के धरातल पर जो उत्पन्न तरंग होती है, जब हम कुछ स्लाइड मारते हैं तो वहां पे क्या कुछ ना कुछ तो तरंग उत्पन्न होता होगा, साउंड क्रिएट होता है ना, जब मार दे तो आवाज आता है ढब, तो वो क्या है तरंग उत्पन्न हुई। तो पानी के धरातल पर उत्पन्न तरंग की क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाटर वेव्स कहते हैं, पानी तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, पानी तरंगे कहते हैं, ठीक ना। पानी के धरातल पर उत्पन्न तरंगे क्या कहलाती है, वाटर वेव्स। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, तरंग के कितने प्रकार होते हैं, तरंग के मुख्यतः 3 प्रकार। एक ऑब्जेक्टिव, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या हो जाएगा, माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, किसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और चौथा ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, पानी के धरातल पर कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, तो कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, वाटर वेव्स। इसको हिंदी में कहा जाता है पानी तरंगे, पानी पानी हो जाना। सेकेंड तरंग कौन सा था, वैद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक ना। इसके बारे में क्या है, ऐसे तरंगे या ऐसी तरंगे जिनमें वैद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड परस्पर क्या हो, लंबवत हो। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर हो। तो क्या बोलेंगे, ऐसी तरंगे जिनमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होती है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। परस्पर लंबवत मतलब क्या होता है, लंबवत मतलब होता है 90 डिग्री। मान लीजिए ये कोई सतह है, इस पे कोई चीज लंबवत पड़ा, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे पे कितना डिग्री का कोण, ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे की क्या होती है, परस्पर होती है, एक ही पे गिरता है, उसी को कहते हैं परस्पर लंबवत, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है किसी चीज के साथ, अगर मान लीजिए ये इसके साथ अगर 90 डिग्री का कोण बना ले, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। मतलब एक सीधा स्ट्रेट लाइन किसी भी चीज पे अगर गिरे तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, जो कि मैं आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा मैथ में कि परपेंडिकुलर क्या होता है, मतलब लंबवत क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सभी चीज में पढ़ाऊंगा। अब अपना लोग प्रकाश का जो है मेन पॉइंट पे आया है, जहां से अपना लोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिससे कि रिजल्ट अच्छा है। क्योंकि 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, साइंस में 50 ऑब्जेक्टिव, 50 में 40 आपको राइट करना है अगर, तो यहाँ से पूर्ण तरह से पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। और जब मैं बता रहा हूँ तभी माइंड में याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो तुरंत पढ़िए और याद कीजिए उसको। तो प्रकाश का इंग्लिश आपको पता ही है क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है ना। प्रकाश का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश को, आप प्रकाश को किसी भी माध्यम में चला सकते हो। तो माध्यम मतलब अभी मैं बताता हूँ, जैसे निर्वात हो गया, ठोस, द्रव, गैस, सब में चलता है, किसी में इसका कोई भी रुकावट नहीं है, ठीक है ना। ये बिगड़ा हुआ लौंडा है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश कहीं भी चल सकती है। तो पहला क्वेश्चन, किसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसको चलने के लिए आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, पहला। दूसरा, प्रकाश, ये तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रकाश ऊर्जा का एक प्रकार है। तो यहाँ सब्जेक्टिव क्या पूछेगा, प्रकाश किसका एक प्रकार है, प्रकाश किसका एक प्रकार है, तो ऊर्जा का एक प्रकार है। प्रकाश किसका एक प्रकार है, तो ऊर्जा का एक प्रकार है। ऊर्जा का प्रकार कौन है, तो प्रकाश है। यहाँ से उल्टा सीधा जो भी होता है आपको माइंड सेट करके रखना है कि हम ये चीज पढ़ के आए हैं, तो टिक सही करना है। अगला, प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की चांस है, तो इसको ध्यान से देखिए। प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंगे है,
तो वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? वैद्युत चुंबकीय तरंग। अगर इसको पलटा दिया जाए तो कैसा ऑब्जेक्टिव बनेगा? वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? तो कौन है? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला, प्रकाश के बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? प्रकाश के बारे में जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले बताया, किसने बताया? रोमन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के बारे में सबसे पहले बताया था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या निकलेगा? प्रकाश के बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? रोमन जी थे। प्रकाश की निर्वात में चाल, ये तो VVVVVI क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम का कॉपी उल्टा के देखो 90% आता ही है। प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात मतलब वैक्यूम, उसमें कितनी चाल होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप अभी जस्ट तुरंत याद करो। प्रकाश की निर्वात में चाल, किसमें? निर्वात में कितनी चाल होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहाँ पे चाल होती है प्रकाश की, तो कहाँ पे होती है? निर्वात में होती है। ठीक ना? अब देखिए माध्यम, ऊपर में बताया ना, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब किसी भी चीज कहीं भी चल सकता है। ठीक ना? देखिए माध्यम, निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। तो इस प्रकाश की चाल निर्वात में भी होगी, ठोस में भी होगी, द्रव में भी होगी और गैस में भी होगी। आपके तरह ही ये भी बिगड़ा हुआ लोंडा, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। ये इसका मन, जिसमें निर्वात में चलने का मन है चल लो, ठोस में चल सकते हैं, द्रव में, ये भी गैस में, ये भी चाहिए, सब में परफेक्ट है, किसी के लिए भी परफेक्ट है।